फ्रेंड्स राम राम। फ्रेंड्स, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की सीरीज में ये थर्ड कॉन्सेप्ट हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट का थियोरेटिकल पोर्शन तो आपको किताबों में मिल ही जाएगा, उस पर मैं ज़्यादा फोकस भी नहीं करूँगा। मुझे ये समझाना है कि आखिर में ये कॉन्सेप्ट की क्या उपयोगिता है अकाउंटिंग में, क्यों हम लोग इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। अगर इस कॉन्सेप्ट को हम ना फॉलो करें तो क्या समस्या होने वाली है, इसी को हम लोग कुछ एग्जाम्पल से, कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि एक बिजनेस को बैंक लोन क्यों प्रोवाइड करता है। एक बिजनेस को बैंक लोन क्यों प्रोवाइड करता है। एक बिजनेस को उसका सप्लायर जो गुड्स और सर्विस सप्लाई करता है, क्यों क्रेडिट पे गुड्स और सर्विस सप्लाई कर देता है। एक एंटिटी अपने बैलेंस शीट में एसेट लायबिलिटी को हिस्टोरिकल पे ही क्यों दिखाता है। क्या आपने इसको कभी विचार किया है? अगर विचार नहीं किया है तो उसे ज़रूर करिएगा। एक मैं आपको आपके लाइफ का एग्जांपल दे रहा हूँ। जब आप कोई मोबाइल परचेज कर लेते हैं या कोई ज्वेलरी परचेज कर लेते हैं, दोनों में अंतर देखिएगा। पहले मोबाइल की बात करते हैं। तो मोबाइल आप अगर आज परचेज करते हैं 20,000 का, तो एक साल बाद उस मोबाइल की कॉस्ट जो भी मार्केट में होती है, फिर वो कॉस्ट आप क्यों नहीं बताते किसी को। आप क्यों हिस्टोरिकल कॉस्ट की बात करते हैं कि हाँ हमको 20,000 में इतना खरीदे थे। अगर कोई कहता है रीसेल, तो क्या आप मार्केट प्राइस से बेच पाएंगे उसको? क्या स्पष्ट है, नहीं बेच पाएंगे। ज्वेलरी अगर आप आज खरीद लेते हैं तो साल भर बाद उसके प्राइस में फ्लक्चुएशन होता रहता है। अगर उसकी प्राइस अगर बढ़ गई है तो क्या बोलते हैं कि ज्वेलरी मुझे उस मूल्य पे मिला है। जैसे मैंने 40,000 की ज्वेलरी परचेज की आज, एक साल बाद ज्वेलरी की कीमत 60,000 हो गई। तो अगर आपको किसी को बताना हो कि ज्वेलरी कितने में लिया, तो आप क्या बोलेंगे? 70 में बोलेंगे या 40 में बताएंगे। ऐसा हम क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं कि हम हमेशा एक्चुअल चीज़ों को फिगर आउट करते हैं, एक्चुअल चीज़ों को हम बताते हैं जो कि तर्क के आधार पे सही है। अब क्या हो अगर उस 70 की बात करें हम लोग, कि मैं कहूँ कि भाई 40 का सामान 70 में हो गया, मान लिया। अब वो 70 में रिकॉर्ड कर लें तो पता है आपको 30,000 की आपकी प्रॉफिट हो गई। क्या एक्चुअल में ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा है। जब तक कि आप उसे बेचेंगे नहीं, प्रॉफिट बुक नहीं होगा। अब पता चला कि आपको इस पर इनकम टैक्स लग गया, तो बिना कमाए ही आप टैक्स का भुगतान भी कर डालेंगे। ये तो लॉजिकली कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे। इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड कि हम जो व्यवहार में करते हैं, जो प्रैक्टिकल लाइफ में करते हैं, अगर उसी को सार्वजनिक रूप से मान्यता मिल जाए, सभी वैसा ही करने लगे उस परिस्थिति में, तो उसी को हम लोग कॉन्सेप्ट कहते हैं, जिसको कि आप विचार कह लीजिए या अपना आइडिया कह लीजिए। फिर से मैं अपने टॉपिक पे वापस आता हूँ कि एक एंटिटी को बैंकर्स लोन क्यों देते हैं। अगर बैंकर्स को ये पता हो जाए कि नेक्स्ट ईयर में एंटिटी तो चली जाएगी, बंद हो जाएगी, क्या वो लोन आपको मिलेगा? मुझे तो लगता है नहीं मिलेगा। एक सप्लायर अपने गुड्स और सर्विस को कैश के अलावा क्रेडिट पे क्यों दे देता है? अगर उसको ये पता हो कि आपका बिजनेस बंद होने वाला है, तो क्या आपको वो सप्लाई करेगा? आप सोचिए। मुझे तो लगता है वो नहीं करेगा। मैं इसमें आपका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपके ऊपर दे रहा हूँ। अगर आपका फ्रेंड आपसे कुछ मनी बोरो करना चाहता है, तो आप, अगर फ्रेंड सर्किल की बात अलग है, लेकिन अगर एज ए बिजनेस माइंड की बात सोचें तो आप उसे लोन क्यों देंगे? अगर आपको लगता है कि उसका बिजनेस डूबने वाला है या आपको लगता है कि आपका रीपेमेंट नहीं कर पाएगा। इसका मतलब ये है कि जो व्यवहारिक तर्क ये कहता है कि जिस चीज़ को जिस मूल्य पर प्राप्त किया जाता है, उसी मूल्य पर उसे रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। नंबर 1, मार्केट फ्लक्चुएशन को हमें ध्यान में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मार्केट में हमेशा उतार चढ़ाव होता रहता है। अगर फ्लक्चुएशन को ध्यान रखेंगे तो कभी भी किसी को सही सूचना आप नहीं दे पाएंगे, क्योंकि डे बाय डे, मंथ बाय मंथ क्या होता है, फ्लक्चुएशन होना एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया मार्केट की होती है। हम अपने एसेट लायबिलिटी को हम रिकॉर्ड करते हैं तो उसके हिस्टोरिकल कॉस्ट पे करते हैं, न कि मार्केट वैल्यू पे करते हैं। रीज़न ये है कि अगर हिस्टोरिकल कॉस्ट जिस मूल्य पे आपने उसे ख़रीदा है वो अगर ज़्यादा हो जाए, मार्केट वैल्यू कम हो जाए,
तो आपको समझ में आएगा कि लॉस हो गया, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं है जब तक कि आप उसे सेल ना करें। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ और बता दूं मैं आपको कि यह संकल्पना यह बताती है कि कोई बिजनेस अपनी व्यापारिक गतिविधि को, जो उसका बिजनेस एक्टिविटीज़ है, वो परफॉर्म करता रहेगा लॉन्ग पीरियड तक। नंबर एक, कोई भी एंटिटी जब कोई एसेट्स बाई करता है तो उसको रिकॉर्ड करता है हिस्टोरिकल कॉस्ट पे, और यही कारण है, गोइंग कंसर्न का ही कारण है कि वो अपने एसेट लायबिलिटी को शो करता है। वो अपने एसेट्स पे डेप्रिसिएशन भी चार्ज करता है। जैसे मैंने एग्जांपल में लिया है कि शंभू ने 50,000 का एक मशीन परचेज कर लिया। उस मशीन की लाइफ 5 ईयर्स है, मतलब कि 5 साल के बाद वो मशीन ख़त्म हो जानी है। ख़त्म का सेंस है कि मशीन वर्किंग कंडीशन में नहीं रहेगा, या उसका जो कैपेसिटी है प्रोडक्शन की वो गिर जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये मशीन 5 साल तक मेरे बिजनेस में रहेगी, और मैं 5 साल तक इसके सर्विस को कंज्यूम करूँगा। तो कितना खर्च कंज्यूम करूँगा? तो 50,000 और लाइफ से डिवाइड कर देंगे 10,000। हर साल 10,000 का हम क्या करेंगे? एक्सपेंस बुक करेंगे अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब क्या हो कि एंड ऑफ द ईयर में अगर 50,000 का एसेट्स है तो उसका कैरिंग वैल्यू कितनी आएगी? मतलब अंत में क्या मूल्य बचेगा? अगर डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेते हैं आप तो बचेगा 40,000। कैसे? 50,000 की मशीन थी और 10,000 डेप्रिशिएट हो रहा है, मतलब 10,000 के बराबर के मूल्य का आपने सर्विस ले लिया, तो वैल्यू तो बचनी चाहिए 40,000 का। लेकिन मार्केट वैल्यू अगर 30,000 होती तो क्या हो जाए? तो क्यों ना हम 30 पे रिकॉर्ड कर लें। तो देख लीजिए आप, एक एम्प्लॉई को अगर आप रखते हैं और 2 एम्प्लॉई का खर्च देते हैं, तो आप ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि क्या ये व्यवहारिक दृष्टिकोण से सही है। मैनिपुलेशन अलग बात है, इनकम टैक्स से बचने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, उसकी सलाह तो मेरी ओर से नहीं है। लेकिन जब तर्क की बात करेंगे तो अगर एक एम्प्लॉई को आपने हायर किया है तो एक ही एम्प्लॉई को उन्हें पैसा देंगे कि 2 एम्प्लॉई को देंगे? अब उसको अप्लाई करिए। यहाँ पर डेप्रिसिएशन का अमाउंट 10,000 है, लेकिन आपने यहाँ पे डबल चार्ज कर लिया, तो वास्तविक में आपने क्या बुक कर लिया? जितना खर्च हुआ उसका डबल कर लिया। खर्च का वैल्यू चेंज हो सकता है। लॉजिक यहाँ पे है कि 1 साल में जो कंज्यूम हुआ है आपका एसेट्स, उतने के बराबर का ही वैल्यू हमें एक्सपेंस बुक करना चाहिए प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। यही कारण है कि हम लोग फ्लक्चुएशन को केयर नहीं करते हैं, हम लोग हिस्टोरिकल कॉस्ट को केयर करते हैं, और उसमें से डेप्रिसिएशन को रिड्यूस करने के बाद जो वैल्यू बचती है उस पर हम लोग शो करते हैं। कुछ अपवाद मिलेंगे, जैसे स्टॉक देखेंगे तो स्टॉक का वैल्यूएशन मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लो पे होता है। अगर लैंड की वैल्यू अचानक बढ़ जाती है तो क्या हो जाएगा? जैसे नेचुरल सी बात, लैंड की वैल्यू कभी गिरती भी नहीं है जब तक कि वहाँ पे कोई एडवर्स कंडीशन ना आ जाए। तो अगर लैंड की वैल्यू आपने अगर 1 लाख में परचेज किया, 5 साल बाद में 25 लाख का हो जाता है, तब तो ये जायज़ है, उसको आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा फिर। तो कुछ एक्सेप्शंस हैं, लेकिन ओवरऑल नॉर्मल कंडीशंस में हम ये मानकर चलते हैं कि बिजनेस रन करेगा, ईयर बाय ईयर रन करेगा। एसेट्स और लायबिलिटी को हम रिकॉर्ड करेंगे, उसके हिस्टोरिकल कॉस्ट भी रिकॉर्ड करेंगे, डेप्रिसिएशन भी चार्ज करेंगे, और बुक्स को मेंटेन करेंगे। यही गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट की मेन फोकस पॉइंट्स है। मैंने 3 पॉइंट्स में लिखा है, आप बुक से भी पढ़ सकते हैं। पहला लिखा है कि बिजनेस एंटिटी विल रन इन फ्यूचर ऑल्सो। ऑब्वियस सी बात है, तभी आपको क्रेडिटर्स, बैंकर्स, लेंडर्स आपको जो है कि लोन देंगे, क्रेडिट प्रोवाइड करेंगे, अदरवाइज कोई प्रोवाइड नहीं करेगा। तभी आप एसेट लायबिलिटी को उसके हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है फ्रेंड। उसके बाद मैंने सारी बातें तो बोल ही दिया, ये केवल थ्योरेटिकल, उससे आप लोग देख लीजिएगा। हाँ फ्रेंड्स, अगर इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपको आती है, कोई भी डाउट अगर आपके मन में आता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसे रिप्लाई करने का प्रयास करूँगा। और अगर इस गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट को समझने में आपको आसानी हुई है, या आपको पहले से पता था लेकिन आपके कॉन्सेप्ट में और ज़्यादा क्लैरिटी और स्ट्रेंथन आया है, तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। राम राम फ्रेंड्स।